प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। पिछले दिन से जो है हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते शीर्षक खत्म हो गया है और आज जो है इसी शीर्षक पर आधारित अभ्यास प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। आज अभ्यास प्रश्न की बारी है। उसके पहले आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक सूचना पहुंच जाए और वो लोग क्लास में कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, चलते हैं, बस शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आंसर आज हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं। सबसे पहले किस पे हैं? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके अभ्यास प्रश्न हैं। ठीक है भाई, इसके अभ्यास प्रश्न हैं और सब लोगों को गुड आफ्टरनून। सब लोगों को आज की क्लास में पूरे मन से सम्मिलित होना है, क्वेश्चन आंसर बताने हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या बता रहा हूं, लिखिएगा। लेखक ने हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को रेल की गाड़ी कहा है। रेल की गाड़ी कहने का आशय है कि वे स्वयं बिना किसी सहारे के आगे नहीं बढ़ सकते। यदि उनको कोई जगाने वाला, चलाने वाला, सक्रिय करने वाला हो तो वे असंभव काम को बड़ी ही सजगता और सावधानी से संभव बना देते हैं। संभव बना देते हैं अर्थात अपनी मेधा शक्ति के दम पर मेधा शक्ति के दम पर अपनी उपलब्धि के दम पर संसार को
अपने कार्यों से आश्चर्यचकित कह कर देते हैं। ये हो गया भाई व्याख्या। उसके बाद आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्या है? पाठ और लेखक। पाठ कौन सा है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और दूसरा लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है भाई, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है जो पहले लिखा दिया गया है शुरू में ही ना, शुरू में ही रेखांकित अंश को बता दिया। लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सादृश्य बताया है? किसके सादृश्य? जल्दी बताइए। लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सादृश्य बताया है? जल्दी बताना है। देखते हैं कौन बता रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, कोई बता रहा है? लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के डिब्बे के सादृश्य बताया है। ये है इसका प्रश्न, ये है इसका प्रश्न है भाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि का चुप साध ही रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? माने अर्थ। आशय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब अर्थ, व्याख्या। का चुप साध ही रहा बलवाना से लेखक का आशय है कि, का चुप साध ही रहा बलवाना से लेखक का आशय है कि जिस प्रकार जामवंत ने का चुप साध रहा बलवाना कहकर हनुमान जी को अपना बल पौरुष याद दिलाया है,
जिसके परिणाम स्वरूप असंभव सा दिखने वाला कार्य, असंभव सा दिखने वाला कार्य सहज हो गया है, सहज हो गया है। ठीक उसी प्रकार भारतीयों को उनकी शक्ति को याद दिलाने पर असंभव सा दिखने वाला कार्य असंभव सा दिखने वाला कार्य सहज एवं संभव हो जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है? लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है? देखते हैं भाई क्या लिखा है उन्होंने। लेखक ने हनुमान जी को बल, सामर्थ्य का प्रतीक बताया है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पैसेज ये आ गया और ये पैसेज हम पढ़ते हैं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। यही आप लोग बताते चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। यही बताते चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये देखिए, हम नहीं समझते, पैसेज हमारा आ गया कि हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक ही 16 लाख रुपए के लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरीचुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी, भैया है यहाँ पे गलत छिपा है, चलिए, गाड़ी बने हुए हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से
मिट्टी खोदते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या हो गया, अच्छा अपने से ही अपने को ग्रेट बना देते हैं। वेरी गुड ना, ठीक है ना बेटा। चल रहे हैं। पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य हिंदी गद्य खंड के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये हो गया आपका संदर्भ। ठीक है ना। ठीक है ना, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश ये है। ठीक है, रेखांकित अंश ठीक है भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा रहे हैं। लिखिए, लेखक कहते हैं कि जब सारा संसार उन्नति प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, उस समय हिंदुस्तानी लोग आगे बढ़ने के, उन्नति करने के स्थान पर स्थिर भाव से खड़े हुए हैं। अपनी योग्यता, क्षमता आदि का प्रयोग करके आगे बढ़ने के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं। अपनी
अपनी शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अकर्मण्यता के भाव से ग्रसित होकर अकर्मण्यता के भाव से ग्रसित होकर चुपचाप कर्तव्य हीन होकर खड़े हुए हैं। अगला प्रश्न था बेटा, अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है। लेखक के अनुसार भारतीयों की असफलता का क्या कारण है। भारतीयों की असफलता का कारण क्या है भाई? आलस्य। एक शब्द में कहा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का कारण आलस्य एवं अकर्मण्यता है। आलस्य एवं अकर्मण्यता है। आगे चलते हैं बेटा। प्राचीन काल में साधन के अभाव ने भारतीयों ने किसकी खोज की? बताइए। प्राचीन काल में संसाधनों की कमी के कारण भी ऋषियों मुनियों ने किसकी खोज की? किसकी खोज की? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, बोलो बेटा। किसकी खोज की थी? जल्दी बता दो। उत्तर है भैया तारे, ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों की खोज किया है। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताइए, उदास मत होइए ना, खुशी खुशी मन से पढ़िए। ठीक है? सब पढ़ाएंगे। आप लोग गद्य को हल्के में मत लीजिए, गद्य ही सबसे कठिन होता है, पद्य तो आसान ही होता है ना। पद्य तो आसान ही होता है, सब पढ़ाएंगे। आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है? आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है? क्या कह रहे हैं? ये लिखा है, देख लीजिए। कहते हैं अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी, तुर्की। तो लिखना आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए
अमेरिका, फ्रांस आदि विश्व के सभी देश अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, दुख तकलीफ है तो बताइए। चलो यार पढ़ाई कर लो भैया, फिर बताना कहाँ से कौन हो, और जहां पे दिक्कत हो उसको मुझको बता दो भाई। जहां पे दिक्कत हो उसको मुझको बता दीजिए, ठीक है ना? कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई भी परेशानी हो तो बताइए, ठीक है? आगे चल रहे हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश नंबर 3। 2 गद्यांश के विषय में हम लोगों ने बात किया, एक एक क्वेश्चन के विषय में बात किया। ठीक है, आप जितने भी लोग नए आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका भी स्वागत है। सब लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पे प्रॉब्लम होगी उसको बताएंगे ना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको अपनी समस्या शेयर करनी है, हमसे बतानी है। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में अपनी समस्या को बताना है। और जब आप अपनी समस्या को बताएंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर बहुत आप धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ाते हैं, स्लो से पढ़ाने का मतलब ये है कि जब आराम से पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, और फास्ट पढ़ा देंगे समझ में ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है। इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ना है। हाँ, ये है कि आपको समय से आपका सिलेबस और पाठ्यक्रम टाइम से सब कुछ पूरा कर दिया जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन अब आप कहिए, कोई कहता है सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, कोई कहता नहीं आराम से पढ़ाइए। तो भाई मैं तो आराम से ही पढ़ा रहा हूं और आराम से ही पढ़ाऊंगा। आपको जितना, हमें सब बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। आप कोई अपने से पीछे छोड़ दे, कोई अपने से पीछे हो जाए, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे पढ़ाने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण कोई छूट रहा है, कोई नहीं लिख पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हमको सबको लेकर के चलना है ना, बस यही सी बात है। अब हम लोग, हमारा ये पैसेज आ गया, इसको पढ़ लेते हैं। करें सब उन्नतियों का मूल धर्म है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की
वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिससे महीने में एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिसमें तलवे की गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि वसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी हैं। ये हो गया हमारा पैसेज। और पैसेज में आप जानते हैं, पैसेज में सबसे पहले क्या आता है भाई? कुछ रेखांकित अंश की व्याख्या। पैसेज में क्या आता है? रेखांकित अंश की व्याख्या आती है। तो हम लोग अब रेखांकित अंश की व्याख्या के विषय में कहेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या का ये लिखा हुआ है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। धर्म का मतलब है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, पाठ पढ़ाते समय भी बताया है कि धार्यते इति धर्मः। जिस नियम को, जिस सिद्धांत को, जिस परंपरा को, जिस नियम को, जिस सिद्धांत को, जिस परंपरा को हम स्वीकार करते हैं, जिस परंपरा पर हम आगे बढ़ते हैं, उसे धर्म कहते हैं। उसे धर्म कहते हैं। तो लेखक, अब हम बता रहे थे, अब लिखिए। आप बताने लगते हैं तो फिर लिखने में गड़बड़ हो जाता है। चलते हैं कि लेखक ने उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए धर्म को अपनाने की प्रेरणा दी है। धर्म को अपनाने की प्रेरणा दी है। लेखक ने कहा है कि सभी उन्नतियों का मूलाधार धर्म है। धर्म से ही हम उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। यदि उन्नति करनी है तो सबसे पहले धर्म के मार्ग को अपनाते हुए उसके उत्थान, विकास और सिद्धांतों को समझाना होगा। समझाना होगा। अतः तभी हम इन समस्त दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है
पाठ का नाम सब लोग जानते हैं, भारतवर्षोन्नति। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसको मैंने आपको बता दिया भाई। अगला प्रश्न है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है? तो अभी इसी की व्याख्या लिखे थे हम लोग, लिखेंगे लेखक ने समस्त उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। ठीक है ना भाई? आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है? ठीक है ना? लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है, पूछ रहे हैं। तो उन्होंने, लेखक ने कहा है कि लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का कारण धर्म, नीति एवं राजनीति के मिश्रण को कारण बताया है। ठीक है भाई? आगे हैं, यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है, इसकी व्याख्या करनी है। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है, तो क्या है भाई? प्रस्तुत पंक्ति से आशय है कि यही होली दिवाली त्योहार, होली दिवाली आदि त्योहार सफाई के या स्वच्छता अभियान चलाने के मौके हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने इसी उद्देश्य से इस प्रकार के त्योहारों का आयोजन किया है। ठीक है भाई? इतना ही लिख दें, समझ आने के लिए आपको बता रहा हूं। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा इस बात को और क्लियर कर दूं। कहने का मतलब ये है भाई कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। तो त्योहार के पीछे कुछ न कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, सामाजिक मान्यताएं होती हैं,
हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, इस प्रकार के जो त्योहार हैं उनके पीछे भी एक दृष्टिकोण है। होली के पीछे ये है कि आग जलाने से जो रात दिन के टेम्परेचर में अंतर होता है वो सामान्य होने लगता है। दीपावली का भी है। दीपावली में जगह जगह दीप जलाए जाते हैं, तो उस समय जो कीट पतंगे आते हैं उनका नाश हो जाता है, जो हमारी फसल के लिए, हमारी कृषि के लिए हानिकारक होते हैं। और बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं जो पटाखों की आवाज से जो नष्ट हो जाते हैं। तो हर त्योहार के पीछे कोई न कोई दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, कोई न कोई हमारा हित होता है। इसी बात को यहाँ पे बताया गया है, कहा गया है। ठीक है भाई, अगर आपको कहीं पे कुछ और पूछना है ना, अगर कहीं पे कुछ आपको पूछना है तो आप बताइए। अब ये आपका काम है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी स्लाइड में देखो 3 गद्यांश थे, 3 गद्यांश पर जितने भी प्रश्न आधारित थे उन प्रश्नों के विषय में हम लोगों ने बात किया है, उनको पढ़ा है, लिखा है, समझा है। अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रश्न में डाउट है, कहीं भी पूछना चाहते हैं तो तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है बेटा। जल्दी बताओ भाई। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, आवाज से भी कीड़े नष्ट होते हैं, ये बात है ना। ठीक है बेटा, किसी को कहीं पे पूछना है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? चलें खत्म करें क्लास फिर। चलिए ठीक है, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जहां पे प्रॉब्लम हो वो बताइए। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह